और खबर तफसील से एनसी लीडर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हालात अच्छे होते तो इंतखाबात हो चुके होते। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत इंतखाबात कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, हुकूमत को हारने का डर है। मुनशियात की स्मगलिंग के मामले पर भी उमर ने मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कोई दरअंदाजी नहीं हो रही है तो वो इतनी बड़ी मकदार में मुनशियात की स्मगलिंग कैसे की जा रही है, वजाहत होनी चाहिए। उमर ने कहा कि वो खुद बंगला छोड़कर आए हैं, जिनके पास अभी भी बंगले हैं उनसे पूछा जाए। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला कर दिया। बीजेपी ने कहा कि उमर मुनशियात की स्मगलिंग पर पाकिस्तान से बोलने की हिम्मत जुटाएं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत की तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मर्कज से, हमेशा ब्लेम है कि जो ड्रग्स है पाकिस्तान से आता है। देखो ना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर LOC के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहां लोग इस्तेमाल करना बंद करें। कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे। आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलकर कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब की आंखें बंद है और उमर साहब को जो कश्मीर में अच्छा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 समिट होना आजादी के बाद पहली बार। अगर पहले बाहर का कोई क्लर्क भी यहाँ आता था तो यहाँ हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, काल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और ऐसे कैलेंडर्स निकलते रहते थे। और G20 समिट होना जिससे कश्मीर की टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिले, और जो नेगेटिव इमेज बाहर कश्मीर की रह गई थी कुछ एडवाइजरीज की वजह से, नॉर्वे हो या कुछ कंट्री, जब वो दहशतगर्दों के जरिए कुछ टूरिस्ट मारे गई तो एक नेगेटिव मैसेज चली गई। तो G20 ही वो सम्मेलन है जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छी मैसेज चलेगी। कश्मीर में अमन है और कश्मीर में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया में है तो वो कश्मीर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, उमर साहब अगर ड्रग एडिक्शन की बात करिए, ड्रग की बात करिए, तो अगर हिम्मत है उमर साहब को तो पाकिस्तान को कोसी ना। पाकिस्तान दो तरह से कश्मीर में आतंकवाद चला रहा है। एक उसने गन यहाँ के यूथ के हाथ में दे दी और दूसरा अब वो नार्को टेररिज्म यहाँ चला रहा है। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो पाकिस्तान को वोट दे, लेकिन महज चंद वोटों के लिए जो जमात इस्लामी के कुछ वोट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को आपस में होड़ लगी है कि जो ये कट्टरपंथी कुछ 100 वोट है उनको कैसे हासिल किया जा रहा है, कैसे उनको हासिल किया जाएगा, इसी तरह से उमर साहब को अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान को कोसी न। देखिए, दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में नार्को टेररिज्म चला रहा है और कश्मीर पाकिस्तान में ड्रग
सकता था, लेकिन महज चंद वोटों के लिए वो पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहता है। और जहां तक हालात है, देखिए हालात एकदम ठीक है, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कहते हैं कि इस बार जो 50 पार का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिरकत की तस्दीक की है, लेकिन उनका कहना है कि बड़ी जमातें इत्तेहाद की कोशिशों को कामयाब नहीं बना सकी हैं। उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में पार्टी के एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उमर ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बारे में बात की। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। उमर ने मुतनाज़ा फिल्म और वजारती बंगलों पर PIL के बारे में भी बात की। मैंने जैसे जम्मू में रजौरी में मैंने पिछले दिनों कहा, हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनकी 100-200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते, और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले गोवा से कैंडिडेट उठाते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने वाला दिल्ली में कैंडिडेट खड़ा करता है। इससे कौन सी यूनिटी का हमें फिर मिसाल मिलता है। जिन लोगों का जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है वो भी यहाँ बीच में जो है फड़फड़ाते हैं। मैं दोबारा इस बात पे आता हूँ, पहली जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम छोटी पार्टियाँ जो है यूनिटी की बात कर सकते हैं। यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस है। अगर लोग खुश होते, अगर लोग मुतमईन होते, आपको नहीं लगता ये लोग इलेक्शन कराते? ये लोग क्यों इलेक्शन से डर रहे हैं? क्यों इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन कराने की? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यूटी हुकूमत की जानिब से 49 सियासतदानों को वजारती बंगले में रहने की इजाजत देने के मौक़िफ़ पर नाराजगी का इजहार किया है। मफादे आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिवीजन बेंच ने इंतजामिया से पूछा कि इन अफराद को फराहम की जाने वाली रिहाइश की नौयत और अगली तारीख तक ऐसा करने की वजूहात अदालत जानना चाहेगी। मामले की अहमियत को देखते हुए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को इस PIL को 19 जुलाई को मुकर्रर करने की हिदायत दी। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में एक PIL दाखिल की गई थी। PIL का जिन्होंने फाइल की थी उनका ये कहना था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, वो इलीगल तौर पर जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है उसमें इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तब से इस पर बराबर समाअत चल रही है, और कल जब समाअत हुई तो उसमें फिर जज ने डिस्प्लेजर अपना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस चीज से खुश नहीं है कि अभी भी 49 तकरीबन पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी मिनिस्ट्रियल अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एडवोकेट शेख शकील अहमद। ये PIL जिन्होंने दाखिल की उनके एडवोकेट हैं। इस पर हम बात करेंगे। शेख शकील साहब, क्या कल जज ने क्या कहा, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला क्या उसमें कहा? सबसे पहले भाट साहब मैं आपको ये चीज बताऊं, अगस्त 2020 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17/2020 प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। प्रोफेसर SK भल्ला एक RTA एक्टिविस्ट हैं और वो जनहित के मामला जो है उनको उठाते रहते हैं। उन्होंने ये याचिका मेरे द्वारा दायर की कि जिस शख्स का, जिस MLA का अगर टर्म भी पूरा हो गया है, क्या वो सरकारी बंगले में बैठ सकता है या कि नहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, नंदा साहब ने, कि भाई हमने इन लोगों को जो CID की जो इनपुट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर रखा। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा, इसमें कार्रवाई अब होगी कि ये ऐसे ही लटकता रहेगा? भट्ट साहब, मैंने रास्ते में आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं। आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं। आप देख लीजिए, अगस्त
2020 से हम इस जनहित याचिका को फॉलो कर रहे हैं और आज देखिए हमारा सफर कहां तक पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार का जो पक्ष है, जो तर्क है, उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया है। मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद जो है कोई वापसी का रास्ता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जिनको एग्जाम्पल सेट करनी होती है, जब वो डिमिट करते हैं ऑफिस, वो हफ्ते के अंदर खाली कर देते हैं। ये तो गैर कानूनी तौर पे पिछले 5-6 सालों से बैठे हैं। मैं तो ये गुहार लगाऊंगा कि जितनी देर ये अनऑथराइजली रहे हैं, इनसे मार्केट रेंट जो है वो रिकवर किया जाए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट शेख शकील साहब कह रहे हैं कि उनको होप है कि जो अगली हियरिंग जब होगी इस केस की, तो उसके बाद तेजी से इसका अमल शुरू होगा और जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब जो 49 पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वो उनको वहां से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये लड़ाई है ये आम लोगों की लड़ाई है और जो पॉलिटिशियंस गलत तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करते हैं और फिर इलीगल तौर पर अकोमोडेशन लेते हैं, ये इसके खिलाफ भी, इस सोच और इस आइडिया के खिलाफ भी ये लड़ाई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। रिलीज से कबल ही फिल्म 72 होरे ने कश्मीर में गर्मा गर्म बहस छिड़ दी है और मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने इस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि इस फिल्म के टाइटल से अंदाजा होता है कि एक खास मजहब को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है और इस तरह के इक़दामात से मज़ाहिब में तफरक़ा पैदा होगा। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस फिल्म पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। बीजेपी मीडिया इंचार्ज मंजूर अहमद ने कहा कि यह फिल्म जिहाद के बारे में गलत फहमियों को दूर कर सकती है और ये कि पाकिस्तान जैसे कुछ अनासर ने नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया। उधर कश्मीर के अदाकारों ने भी इस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। चाहे फिल्म में कुछ और दिखाया जाए, लेकिन उसके टाइटल को जिस तरीके से तय किया गया है कि 72 हुरें, उससे क्या मतलब है, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हुरों के लिए ज़िंदा है? और अगर इस तरीके की फिल्में बनाना या फिर उनको इस तरीके का टाइटल देना, हम समझते हैं कि हमारे मज़हब में मुदाखलत, बराह रास्त मुदाखलत है। तब इस्लाम इतना कमज़ोर मज़हब नहीं है कि किसी के फिल्म बनाने से हमारे मज़हब पे कोई असर पड़ेगा। हमें भी मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे मज़हब के खिलाफ इतनी नफ़रत है कि वो कभी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग बीच बीच में ये फिल्में बनाते हैं, लेकिन हमें भी अपना दिल जो है छोटा नहीं करना चाहिए। इस्लाम में इसका क्या है, वो हमसे ज्यादा जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स है, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, वो आपको विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये अभी आलम मचा है कि इसको एक मिसकंसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है कि 72 हो रहे। अब एक ट्रेंड चला है हमारे सोशल मीडिया, 72 हो रहे। भाई इसका कंसेप्ट है क्या? इस्लाम में इसका किस मायने पे इसको तर्ज दिया गया है? आप इस चीज को किस तरीके से उछाल रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजहब को कहीं ना कहीं मुझे लगता है टारगेट किया जा रहा है। सारी फिल्मों का टाइटल ही जब आप सुने तो टाइटल से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा या ये किस सब्जेक्ट के आसपास बुनी हुई फिल्म है। तो मैं फिर वही कहूंगा, एक फिल्म मेकर बेसिकली एक आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट इन सब चीजों से ऊपर होता है, मजहब, जुबान, रंग, रीजन, वो आर्टिस्ट एक इन चीजों से ऊपर होता है और होना भी चाहिए। तो उसको मोहब्बत, प्यार और आपस में मेल मिलाप बढ़ाने की बात करनी चाहिए। तो होना तो बहुत इजी है जनाब, आप जोड़ना का काम कीजिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर का कहना है कि अदालत बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। वह श्रीनगर में तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस का कहना है कि कश्मीर में तालीम की बुनियादें मजबूत है और नई राहें उसे मजीद मजबूत बनाएंगी। Yes, that is something we'll, as a judge of the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, I would like to look into that aspect, how much we are able to do. I'm sure the government is doing a lot. I would like to personally see that all those infrastructure are put in place, especially for these specially able children. I personally have seen Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. नशे की आदत से नौजवानों को दूर रखने और नशे के नुकसानात की जानकारी देने के लिए स्केप और असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस कुलगाम की जानिब से ऑफिस कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट अफसर डॉक्टर अबरार अहमद, एक्साइज अफसर हामिद गनाई, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर डॉक्टर मुस्तफ़ा खान और स्केप के वाइस प्रेसिडेंट एस उमर भट्ट मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने मुनशियात के इस्तेमाल और उसके मुज़िर असरात के हवाले से ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद और आम नौजवानों को जानकारी दी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो उनका जो डेटा है, तो कश्मीर का जैसे कहा गया है कि अराउंड 9 लाख पीपल वो जो है वो यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हैं, विच इज सच ए ह्यूज नंबर। तो उस चीज का ये जो है बड़ी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हमें समझने की जरूरत है। सभी डिपार्टमेंट्स, सभी स्टेक होल्डर्स, एकेडमिशियंस हों, रिलीजियस स्कॉलर्स हों, सभी को समझने की जरूरत है कि हम सब ने आगे फोर फ्रंट पे आके इस सोशल इविल के अगेंस्ट हमने जो अपनी जंग लड़नी है। और ये वानीपुरा के इसके बाला और इससे मुल्हिका इलाकों और वहां गुजर बकरवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद के साथ मकामी आर्मी कैंप चीवा में मेडिकल कैंप का इनकाद किया। मेडिकल कैंप के दौरान मज़कूरा इलाकों के 200 से ज्यादा मरीज और 300 से ज्यादा गुजर बकरवाल मुस्तफीद हुए। लोगों ने कैंप के इनकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हमेशा इंडियन आर्मी का रोल रहा है लोगों के साथ। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में ज़्यादातर इनके चाहे स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप हो, तो आज 30 RR सो काफ़ी लोग यहाँ पे है इस वक्त। तो हम इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्र, खासकर जो हमारी 30 RR है, SK बाला के जो कंपनी कमांडर है, उन्हें यहाँ पे जो अपने जवानों के साथ ये लगे रहे हैं लोगों को इलाज करने की। नादखई सोनावारी के अवाम ने गुज़श्ता कुछ दिनों से बिजली की गैर मुकर्रर कटौती पर PDD महकमे सुंबुल के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम ने PDD के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि ज़रूरी मौसम के दौरान बिजली की गैर मुकर्रर कटौती उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। मकीनों का कहना था कि रिसीविंग स्टेशन नादखई की गुंजाइश 606 AMP है और इसका लोड 960 AMP है। ओवरलोड की वजह से इलाके में बिजली की गैर मुकर्रर कटौती मामूल बन गई है, जिससे मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की। ग्रिड स्टेशन फजूल ग्राउंड आवर क्या अमुक फायदे अमुक 2 मिनटन त्रो यो पावर दोहस सिर्फ दोहस मज त्रो 2 मिनट पावर 2 मिनट बाद चोटुक बे अमुक फायदे पटनस क्या यमुक पावर डायरेक्ट पटन डिवीजनस यानी जन अस वातान कहें यपर किन ग नवगाम थ्रू अमिच प्रॉब्लम यीचान आवर ग्राउंड नायद खकिस नावस ग्रिड स्टेशन चलान पावर पटन ग्रिड पटन डिवीजनस सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट अस गोस पावर पटनस सोन पावर गसान इन 550 रुपये फीस 950 रुपये फीस बे न पावर तो न कहें फजूल थोमुत यह ग्राउंड ये आव अस गोस हो सन सुल्तानपुरा सन ये क्या तिम पन ग्रिड स्टेशन अलग तो कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।